नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। निकट युद्ध गु मास्टर। अनुवादक स्काई फैरो, संपादक स्काई फैरो। 3 दिन बाद अपने शरीर को नीचे करके झुकना, ये एक उड़ती हुई मुक्के के खिलाफ सामान्य तकनीक है। जब आपका दुश्मन आप पर हमला करने के लिए आता है तो जल्दी से नीचे बैठ जाएं और उसी समय जवाबी हमला करें, उसके क्रॉच और पेट पर प्रहार करें। उड़ते हुए मुक्के से डरे नहीं। आमतौर पर जो लोग पहले ही पल में मुक्के मारना शुरू कर देते हैं, वे बिना दिमाग के आवेगी और उतावले लोग होते हैं। मार्शल आर्ट्स मैदान पर अकादमी के मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक ने बोलते हुए प्रदर्शन किया। एक लकड़ी के पुतले का दाहिना मुक्का ऊपर उठा और मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक ने जल्दी से नीचे बैठकर आने वाले हमले को चकमा दिया। फिर उसने पुतले के पेट पर एक मुक्का मारा और कुछ ही मुक्कों में उसे गिरा दिया। छात्र एक घेरे में प्रदर्शन देख रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश में उत्साह की कमी थी और वे बहुत कम रुचि दिखा रहे थे। अकादमी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाती थी और ये पाठ मार्शल आर्ट्स की नींव सिखाने वाला था। मुट्ठियों और पैरों का उपयोग करके खुद को व्यक्त करना चंद्रकला के शानदार और आकर्षक हमले की शैली की तुलना में बहुत ही साधारण था, जिसके कारण लगभग सभी छात्र अनमने थे। अगली कक्षा में मून लाइट गु का उपयोग मूल्यांकन होगा। आप हाल ही में कितना अभ्यास कर रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूं। मैं 3 चंद्रकलाएं बना सकता हूं, लेकिन उनमें से कुछ ही निशाने पर लगती हैं। आमतौर पर मुझे 2 चंद्रकलाएं घास के पुतले पर लगती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैंने इन दिनों के लिए विशेष रूप से एक घास का पुतला खरीदा ताकि इसका अभ्यास कर सकूं। युवा किशोर एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। उनका ध्यान पाठ से बहुत पहले हट चुका था। वे सभी अगली कक्षा के मूल्यांकन को लेकर चिंतित थे। इस मूल्यांकन के लिए उन्होंने कक्षा के बाद लंबे समय तक कठिन अभ्यास किया था और अब वे अपने हाथ पैर हिला रहे थे, मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे थे। छात्रों की चर्चा की आवाज प्रशिक्षक के कानों तक पहुंची और मार्शल आर्ट्स कोच ने उनकी ओर तेज नजर डाली, चिल्लाते हुए, कक्षा में बात करने की अनुमति नहीं है। आप सभी अपनी जुबान बंद रखें और ध्यान से देखें। वो एक रैंक 2 गु मास्टर था। उसका शरीर काफी मांसल था। उसका ऊपरी शरीर नंगा और मजबूत था। कांस्य रंग की त्वचा पर अनगिनत निशान थे। एक जोरदार चीख के साथ उसने एक धमकी भरा रवैया दिखाया, जिसने मैदान में सभी छात्रों को दबा दिया। मार्शल आर्ट्स मैदान में सन्नाटा छा गया। मार्शल आर्ट्स की नींव सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। खासकर एक गु मास्टर की प्रारंभिक अवस्था में ये किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी बेहतर होगा कि मुझ पर ध्यान दें। डांटने के बाद मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक ने एक और लकड़ी का पुतला बुलाया। ये हल्का पीला लकड़ी का पुतला 2 मीटर लंबा था। इसके विशाल लकड़ी के पैर नीले पत्थर की टाइलों पर तेज आवाज करते थे। लकड़ी का पुतला अपनी बाहें फैलाकर कोच की ओर अनाड़ी ढंग से दौड़ा। प्रशिक्षक ने इसके हमले को चकमा दिया, फिर इसकी कमर को जोर से गले लगाया और अपनी ताकत से इसे आगे की ओर धकेल दिया, जिससे विशाल और लंबा लकड़ी का पुतला जमीन पर गिर गया। फिर प्रशिक्षक पुतले की कमर पर सवार हो गया और तेजी से उसके सिर पर मुक्के मारने लगा। लकड़ी का पुतला थोड़ी देर तक विरोध करता रहा, फिर उसका सिर प्रशिक्षक के बारिश जैसे मुक्कों से टूट गया। ये जमीन पर लकवाग्रस्त होकर बिना हिले डुले पड़ा रहा। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक खड़ा हुआ। उसकी सांस हमेशा की तरह शांत और लंबी थी। उसने छात्रों को समझाया, निकट युद्ध में जब आपका सामना किसी विशाल और लंबे दुश्मन से हो तो डरे नहीं। प्रतिद्वंद्वी के गुरुत्व केंद्र को बिगाड़ना एक समझदारी भरी रणनीति है, जिससे आप अपने दुश्मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले किया, आपको प्रतिद्वंद्वी की कमर को गले लगाना होगा, उसके कूलों को नियंत्रित करना होगा और फिर अपनी ताकत से आगे धकेलना होगा। इसके बाद आप मौका पाकर उसके शरीर पर चढ़ जाएं और अपने दुश्मन पर जोरदार मुक्के मारें। जिनके पास रक्षात्मक क्षमता नहीं होती, वे तुरंत ढह जाएंगे। छात्र बार बार सिर हिलाते रहे, लेकिन उनकी आंखों में अधिकांश ने असहमति दिखाई। कोच ने ये सब देखा और अपने दिल में कड़वाहट के साथ हंसा। हर बैच ऐसा ही था। इन युवाओं का रवैया स्वाभाविक रूप से शानदार चीजों की ओर आसानी से आकर्षित होता था। बिना व्यक्तिगत समझ और अनुभव के उनके लिए मार्शल आर्ट्स की नींव के महत्व को समझना मुश्किल था। वास्तव में विशेष रूप से एक गु मास्टर के प्रारंभिक चरण में बुनियादी मार्शल आर्ट्स भले ही आकर्षक न लगें, लेकिन ये वास्तव में चंद्रकला हमले से अधिक महत्वपूर्ण था। याद रखें, निकट युद्ध में आपकी नजर हमेशा दुश्मन की आंखों पर नहीं टिकी रहनी चाहिए। इसे दुश्मन के कंधे पर केंद्रित करना चाहिए। चाहे मुक्का मारना हो या लात मारना, दुश्मन का कंधा हमेशा पहले हिलता है। निकट युद्ध में आपकी गति बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं जिस गति की बात कर रहा हूं वो आपके मुक्कों की गति नहीं, बल्कि आपके पैरों की गति है। दूरी सबसे अच्छा बचाव है। अपने पैरों को लोचदार रखें
तभी आप आसानी से अपनी ताकत को बाहर निकाल सकेंगे। जब अपने मुक्कों से प्रहार करें तो त्रिकोणीय समर्थन बनाए रखें, अन्यथा आप अपना संतुलन खो देंगे। दुश्मन नहीं गिरा, बल्कि आप पहले गिर गए। प्रशिक्षक ने धैर्यपूर्वक समझाया और साथ ही प्रदर्शन किया। ये सब उनके खून और आंसुओं की बलिदान से प्राप्त मूल्यवान अनुभव थे, जो लंबी लड़ाइयों से संचित अनुभव थे। दुर्भाग्य से छात्रों को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वे धीरे धीरे फिर से फुसफुसाने लगे। चर्चा का ध्यान अभी भी अगले पाठ के चंद्रकला मूल्यांकन पर था। ये मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक बहुत व्यावहारिक है, लेकिन उसकी शिक्षण शैली गलत है। फांग युआन भीड़ में चुपचाप देख रहा था, कभी सिर हिलाता और कभी सिर हिलाता। प्रशिक्षक की शिक्षण में कोई अनुशासन नहीं था। वो पूरी तरह से रुचि के आधार पर पढ़ाता था और जो कुछ भी उसे सूझता वही पढ़ा देता। इसलिए वो जो कुछ पढ़ाता था वो अव्यवस्थित और जटिल जानकारी से भरा होता था। शुरुआत में कई छात्रों ने गंभीरता से सुना, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि खो गई और उनका ध्यान अन्य पहलुओं की ओर चला गया। केवल फांग युआन ने शुरू से अंत तक ध्यान से सुना, जबकि अन्य सीख रहे थे, वो संशोधन कर रहा था। उसका युद्ध अनुभव प्रशिक्षक से भी अधिक समृद्ध था, लेकिन दूसरों के कथन को सुनना भी खेती में सत्यापन का एक तरीका था। एक गू मास्टर की लड़ाई की विधि आमतौर पर निकट और दूरस्थ में विभाजित होती है। चंद्रकला हमला एक प्रकार का दूरस्थ हमला है, लेकिन कड़ाई से कहें तो इसकी प्रभावी दूरी केवल 10 मीटर होने के कारण इसे मध्यम दूरी का माना जाता है। निकट युद्ध गू मास्टर्स की बात करें तो मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक सबसे अच्छा उदाहरण था। निकट युद्ध गू मास्टर्स आमतौर पर ऐसे गू चुनते थे जो उनके अपने शारीरिक शक्तियों को बढ़ाते थे और खेती करते थे। ये गू उन्हें असाधारण ताकत, चपलता, प्रतिक्रियाशीलता, सहन शक्ति आदि प्रदान करते थे। जैसे कि ये मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक, उसका पूरा शरीर कांस्य त्वचा से ढका हुआ था। ये निश्चित रूप से उसकी अपनी त्वचा का रंग नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार के कॉपर स्किन गू का प्रभाव था। कॉपर स्किन गू मास्टर की त्वचा की मजबूती और रक्षा को बहुत बढ़ा देता था, जिससे गू मास्टर अधिक नुकसान सहन कर सकता था। एक चंद्रकला 10% प्राइमल एसेंस का उपभोग करती है। एक गू मास्टर युद्ध के दौरान कितनी बार चंद्रकला फेंक सकता है? संख्या कम है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए जिन्हें प्रभावी प्रहार करने में कठिनाई होती है। इसे केवल एक प्रकार की तुरुप की चाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भयावह प्रभाव इसकी घातकता से अधिक है। एक रैंक एक गू मास्टर के लिए वास्तव में उपयोगी कौशल मार्शल आर्ट्स कुंग फू होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का हमला अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद है। ये अफसोस की बात है कि ये तथ्य उन्हें तब तक नहीं समझ आएगा जब तक कि वे स्वयं इसका अनुभव न करें। फांग युआन ने अपने सहपाठियों की ओर हल्के से नजर डाली। उसके होठों पर किसी तरह एक हल्की मुस्कुराहट बन गई। बुनियादी मार्शल आर्ट्स कक्षा आखिरकार खत्म हुई। थोड़े आराम के बाद छात्रों की आंखों में अपेक्षा थी। अकादमी एल्डर देर से आए। उन्होंने अपनी बड़ी हथेली लहराई, बांस की दीवार के सामने घास के पुतलों की कतार की ओर इशारा किया। वे सीधे विषय पर आए और बोले, ठीक है, आज परिणाम जांचने का दिन है। मैं चाहता हूं कि 5 लोग एक समूह में क्रमबद्ध तरीके से आएं, चंद्रकला का उपयोग करके 3 बार हमला करें। सूश। पहला समूह छात्रों का गया और चंद्रकला हवा में नाची। 3 राउंड के बाद केवल 9 चंद्रकलाएं घास के पुतलों पर लगीं। अकादमी एल्डर ने थोड़ा सिर हिलाया, थोड़ा असंतुष्ट महसूस करते हुए। ये हिट दर बहुत कम थी। मुख्य बात यह थी कि इन 5 में से केवल 2 ही चंद्रकलाएं सफलतापूर्वक फेंक पाए। आप सभी को इसके बाद अच्छी तरह से अभ्यास करना होगा, खासकर तुम और तुम, एल्डर ने संक्षिप्त वाक्य में डांटा। फिर उन्होंने अपनी बड़ी हथेली लहराई और कहा, अगला समूह। जिन 2 को डांटा गया उन्होंने सिर झुका लिया और निराश होकर मैदान से बाहर चले गए। उनमें से एक लड़की थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसका दिल दुखी था। वो केवल सी ग्रेड प्रतिभा की थी, फिर भी वो प्राइमल स्टोन्स का उपयोग करके अपनी प्राइमल एसेंस को जल्दी ठीक करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन 3 दिनों में उसने बहुत कम अभ्यास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका चंद्रकला फेंकना कुशल नहीं था। एक गू मास्टर को गू को शुद्ध करने, गू को पालने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। यहां तक कि गू का उपयोग करने का अभ्यास करने के लिए भी नकदी की जरूरत थी। लेकिन वो इतना पैसा कहां से लाए? भले ही उसके दोनों माता पिता उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन हर परिवार की अपनी समस्याएं थीं। धन की कमी अक्सर एक गू मास्टर के सामने आने वाली दुविधा थी। वैसे भी मेरे पास नंबर 1 बनने का कोई मौका नहीं है। मैं इसे छोड़ दूं और प्राइमल स्टोन्स बचा लूं, ये मेरे लिए बेहतर है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसका दिल फिर से शांत हो गया। वास्तव में इस युवा लड़की की तरह सोचने वाले कई लोग थे। अभ्यास की कमी के कारण कई छात्रों ने खराब प्रदर्शन किया। अकादमी एल्डर की भौहें और अधिक सिकुड़ती गईं। फांग युआन देखता रहा, चुपके से सिर हिलाते हुए। ये लोग वास्तव में दयनीय और दुखी हैं। बस थोड़े से प्राइमल स्टोन्स के लिए उन्होंने अपनी प्रगति का मौका छोड़ दिया। प्राइमल स्टोन्स का उपयोग करने के लिए है। यदि आप कंजूस बनकर प्राइमल स्टोन्स जमा करना चाहते हैं, तो फिर आप गू मास्टर क्यों बने? दूसरे शब्दों में, जो लोग संकीर्ण सोच वाले होते हैं वे अक्सर हर पैसे के लिए मोलभाव करते हैं और कम महत्वपूर्ण चीजों का पीछा करते हैं।
जिनके पास ऊंची आकांक्षाएं होती हैं वे आमतौर पर सहनशील और उदार रवैया दिखाते हैं और चीजों को छोड़ने और जाने देने की ताकत रखते हैं। आखिरकार मेरी बारी आई। इस क्षण गुयुए मोबेई का घोड़े जैसा चेहरा आत्मविश्वास भरी मुस्कान से चमक उठा और वो मैदान पर चला गया। उसका कद मजबूत था और उसमें एक उग्र और मजबूत आभा थी। स्थिर खड़े होने के बाद उसने अपनी हथेली उठाई और 3 चंद्रकलाएं फेंकी। तीनों ही निशाने पर लगीं। इन चंद्रकलाओं में से 2 पुतले के सीने पर लगीं, जबकि एक अन्य चंद्रकला पुतले के बाएं हाथ पर लगी, जिसने कुछ हरी घास को काट दिया। इस परिणाम ने स्वाभाविक रूप से युवा किशोरों में प्रशंसा का विस्फोट किया। अच्छा किया। एल्डर की भौएं थोड़ी सीधी हुईं। अगला समूह आया जिसमें गुयुए चीचेंग खड़ा था। उसका शरीर छोटा और नाटा था। उसका चेहरा चेचक के निशानों से भरा था। उसका भाव थोड़ा घबराया हुआ था। उसने लगातार 3 चंद्रकलाएं भेजीं और तीनों ही पुतले के सीने पर लगीं, जिससे 3 आपस में उलझे हुए निशान बन गए। निशान गहरे से उथले हुए और पुतले की स्व उपचार क्षमता के कारण कुछ सांसों के बाद अपने मूल रूप में बहाल हो गए। हालांकि ये परिणाम पहले से ही गुयुए मोबेई के परिणाम के बराबर था और इसे भी एल्डर की प्रशंसा मिली। चीचेंग ने सिर ऊंचा करके मैदान से बाहर निकला, रास्ते में मोबेई को चुनौती भरी नजरों से देखते हुए। मैदान के नीचे गुयुए मोबेई ने ठंडी सांस छोड़ी, लेकिन उसने चीचेंग की नजर का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने गुयुए फांगझेंग की ओर देखना जारी रखा, जो अभी तक मैदान पर नहीं गया था। उसका दिल स्पष्ट रूप से जानता था कि असली खतरे केवल गुयुए चीचेंग और गुयुए फांगझेंग थे। पहला उसके समान था, बी ग्रेड प्रतिभा वाला, जबकि उसके पास प्राइमल स्टोन्स की निरंतर आपूर्ति भी थी। बाद वाला एक ए ग्रेड प्रतिभा था, जबकि फांगझेंग के पास उनके जितने प्राइमल स्टोन्स नहीं थे, लेकिन सिर्फ अपनी ग्रेड प्रतिभा के कारण होने वाली प्राकृतिक रिकवरी गति के आधार पर वो भी कम समय में बहुत अभ्यास कर सकता था। अब गुयुए चीचेंग के परिणाम सामने आ चुके थे, जो मोबेई के साथ बराबरी पर थे, और अब केवल गुयुए फांगझेंग बाकी था। आखिरी कुछ समूहों में गुयुए फांगझेंग आखिरकार मंच पर आया। वसंत की रोशनी मनमोहक है। अनुवादक स्काई फैरो, संपादक स्काई फैरो। वो फांग युआन है या फांगझेंग? कुछ छात्र बुदबुदा रहे थे। अभी भी कुछ लोग थे जो फांग युआन और फांगझेंग, इन 2 जुड़वा भाइयों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे। ये फांगझेंग है। फांग युआन हमेशा ठंडा भाव रखता है, वो कभी तनावग्रस्त नहीं दिखाई देता, किसी ने जवाब दिया। ओह, तो अब एक तमाशा देखने को मिलेगा। आखिरकार फांगझेंग हमारे गांव का 3 साल में एकमात्र ए ग्रेड प्रतिभा है। भीड़ ने अपनी नजरें मैदान की ओर डाली। फांगझेंग उन नजरों के दबाव को महसूस कर सकता था जो उसकी ओर थीं, और इससे वो और भी घबराया हुआ महसूस करने लगा। मंच पर खड़े होकर उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। उसने अपनी पहली चंद्रकला फेंकी। मूल रूप से घास के पुतले के सीने पर निशाना लगाने का इरादा था, लेकिन तनाव के कारण वो चूक गया। अंत में चंद्रकला घास के पुतले के गले के क्षेत्र में जाकर लगी। युवा किशोरों ने तुरंत आश्चर्य की हल्की आवाज निकाली। उन्हें लगा कि फांगझेंग ने ये जानबूझकर किया। पुतले के सीने जो सबसे आसान निशाना था, पर निशाना लगाने के बजाय उसने गले को चुना। ये उसकी अपनी हमलावर कौशल पर जबरदस्त आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। वे मदद नहीं कर सके और फांगझेंग के अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि गुयुए मोबेई और गुयुए चीचेंग के चेहरों का रंग फीका पड़ गया। मैदान पर मौजूद लोगों में से केवल अकादमी, एल्डर और फांग युआन ही फांगझेंग की गलती को देख सके। कितना खतरनाक! चंद्रकला को देखते हुए फांगझेंग ने अपने दिल में चिल्लाया और चुपके से खुद को भाग्यशाली महसूस किया। उसने कुछ गहरी सांसें ली, अपनी पूरी कोशिश करके शांत होने की कोशिश की। फिर उसने 2 और चंद्रकलाएं फेंकी। इस बार उसने कोई गलती नहीं की और दोनों चंद्रकलाएं सटीक रूप से घास के पुतले के सीने पर लगीं। इस परिणाम ने अकादमी एल्डर को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया और मोबेई और चीचेंग भी शांत हो गए। फांगझेंग का परिणाम उनके परिणाम से अलग था, इसलिए ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि अकादमी एल्डर कैसे ग्रेड देने का फैसला करते हैं। अन्य छात्रों ने निराशा की आवाजें निकाली। फांगझेंग का बाद का प्रदर्शन रोमांचक नहीं था, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। अगले कुछ समूह भी रोमांचक नहीं थे। कोई भी मोबेई, चीचेंग और फांगझेंग से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका। युवा किशोर फिर से फुसफुसाने लगे। इस रफ्तार से आज के मूल्यांकन में शीर्ष स्कोरर इन तीनों में से कोई एक होगा। तीनों ने ही घास के पुतले पर निशाना लगाया। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी एल्डर किसे बेहतर मानेगा। रुको, ये आखिरी समूह है। फांग युआन मंच पर जा रहा है। ओह, वो सी ग्रेड प्रतिभा वाला ठंडा प्रतिभाशाली। जब आखिरी समूह की बारी आई, फांग युआन आखिरकार मंच पर चढ़ा। ये वही फांग युआन है। गुयुए मोबेई ने अपना सिर उठाया और फांग युआन को एक पल के लिए देखा, फिर उसने अपनी आंखें उदासीनता से नीचे कर लीं। पिछली बार तुम्हें बहुत किस्मत मिली थी। गलती से एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला मूनलाइट गू चुन लिया और नंबर 1 बन गए। देखते हैं इस बार तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। गुयुए चीचेंग ने अपनी बाहें बांधे फांग युआन को बेवकूफ बनते देखने की प्रतीक्षा में। बड़े भाई, इस बार पिछले जैसा नहीं होगा।
मैंने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत से अभ्यास किया है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। भीड़ में गुयुए फांगझेंग ने अपने होठ सिकोड़े, अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। पहले महत्वपूर्ण गु को शुद्ध करने के मूल्यांकन में एक ए ग्रेड प्रतिभा होने के बावजूद उसे दूसरा स्थान मिला था। स्वाभाविक रूप से वो इससे खुश नहीं था, खासकर जब उसे समझ में आया कि फांग युआन ने महज किस्मत के दम पर जीत हासिल की और नंबर 1 बन गया। इससे वो और भी असंतुष्ट हो गया। गुयुए फांगझेंग के लिए अपने बड़े भाई फांग युआन को हराने का एक विशेष और महत्वपूर्ण महत्व था। कई नजरें फांग युआन पर जमी थीं और अकादमी एल्डर की नजर भी उस पर टिकी थी। फांग युआन ने कोई भाव नहीं दिखाया, उसका चेहरा ठंडा और अलग थलग था। वो स्थिर खड़ा रहा, अपनी हथेली के केंद्र में मूनलाइट गू में प्राइमल एसेंस डालते हुए। हवा में एक कट के साथ उसने पहली चंद्रकला मारी। ये चंद्रकला बहुत ऊंची उड़ी। ये न केवल घास के पुतले के सिर के ऊपर से गुजरी, बल्कि बांस की दीवार के ऊपर से भी चली गई। ये लगभग 15 मीटर तक गई, फिर इसकी रोशनी मंद पड़ गई और ये हवा में गायब हो गई। कोई अपनी हंसी नहीं रोक सका। ये तो बहुत ज्यादा है ना? किसी ने तंज कसा। वो वाकई एक प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे गु शुद्ध करने में नंबर 1 मिला। एक और ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। पहले के वर्षों में जब फांग युआन ने कविता बनाई और शुरुआती बुद्धिमत्ता दिखाई, इससे इन लोगों में असंतुष्ट भावनाएं पैदा हो चुकी थीं। बाद में जब उसने किस्मत के दम पर महत्वपूर्ण गु शुद्ध करने में नंबर 1 हासिल किया, इससे उनकी असंतुष्टि में ईर्ष्या की एक परत और जुड़ गई। उनमें से कई लोग एक अच्छा तमाशा देखने की प्रतीक्षा में थे। वे प्रतिभाशाली फांग युआन को शर्मिंदगी भरा कार्य करते देखना चाहते थे और उसकी ये चंद्रकला ने उन्हें निराश नहीं किया। हंसी की लहरें भीड़ में फैल गईं। अकादमी एल्डर ने हल्का सा सिर हिलाया, चुपके से खुद पर हंसते हुए। वो बिना किसी कारण के फांग युआन के बारे में इतना चिंतित क्यों हो गया था? वो तो बस एक सी ग्रेड था और केवल एक ऐसा लड़का था जिसे महज किस्मत के कारण गु शुद्ध करने में नंबर 1 मिला था। उसके दिल में उसने पहले ही फैसला कर लिया था। हालांकि मोबेई ची चेंग और फांगझेंग के परिणाम एक समान थे, फिर भी वो फांगझेंग को नंबर 1 चुन लेगा। गु युए मोबेई और गु युए ची चेंग के बीच का युद्ध कबीले के 2 सबसे शक्तिशाली एल्डरों के बीच की राजनीतिक लड़ाई का प्रतीक था। अकादमी एल्डर हमेशा तटस्थ रहे थे और उनके पास राजनीतिक भंवर के बीच में आने का कोई इरादा नहीं था। अकादमी एल्डर का झुकाव कबीले के मुखिया गु युए बो की ओर था और फांगझेंग कबीले के मुखिया के साथ एक सेट था। इसके अलावा उसके पास ए ग्रेड प्रतिभा थी। उसे नंबर 1 चुनने का मतलब उसके प्रति पक्षपातपूर्ण देखभाल दिखाना होगा और ये कुछ ऐसा था जिसे कबीले के उच्च प्राधिकरण स्वीकार कर सकते थे। एक गर्म वसंत की हवा बह रही थी, फूलों की खुशबू प्रशिक्षण मैदान में तैर रही थी। सूरज की रोशनी फांग युआन के शरीर पर पड़ रही थी, जो जमीन पर एक अकेली काली परछाई बना रही थी। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, क्योंकि वो चुपचाप 10 मीटर दूर घास के पुतले को देख रहा था। उसकी हथेली में चंद्रकला हल्की नीली रोशनी दे रही थी। बेशक उसने पहली चंद्रकला को जानबूझकर गलत दिशा में फेंका था। अब उसके पास केवल 2 मौके बचे थे। अकादमी एल्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नंबर 1 हासिल करने के लिए उसे अगले 2 हमलों में एक ऐसा परिणाम बनाना होगा जो सभी की अपेक्षाओं से परे हो। केवल 2 मौके बचे होने के साथ यह असंभव है। बड़े भाई, मैंने आखिरकार तुम्हें हरा दिया। गु युए फांगझेंग की आंखें फांग युआन पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए। बचपन से लेकर अब तक उसके बड़े भाई ने उस पर जो जीवन की छाया डाली थी, वो इस क्षण धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। फांगझेंग को जीत इतनी करीब महसूस हो रही थी। उसकी दोनों मुट्ठियां अवचेतन रूप से कसकर भींची हुई थीं। उसका पूरा शरीर इतने उत्साह से भरा था कि वो हल्के से कांप रहा था। बड़े भाई, इस बार मेरी जीत केवल एक शुरुआत है। आगे मैं बार बार तुम्हें हराता रहूंगा जब तक कि मैं अपने दिल की सभी छायाओं को दूर न कर दूं। मैं कबीले को एक ए ग्रेड प्रतिभा की उत्कृष्टता साबित करूंगा, फांगझेंग ने अपने दिल में खुद से कहा। लेकिन ठीक इस क्षण फांग युआन ने कार्रवाई की। उसकी दाहिनी हथेली एक चाकू की तरह थी जिसने हवा को चीर दिया। एक तेज फटने की आवाज के साथ उसकी हथेली में लिपटी पानी जैसी नीली रोशनी बाहर फेंकी गई। ये हवा में उड़ी एक घुमावदार नीली चंद्रकला में बदल गई, जो घास के पुतले की ओर तेजी से बढ़ी। अगले ही सेकंड में फांग युआन की दाहिनी हथेली फिर से नीली रोशनी की परत में चमक उठी। उसने अपनी हथेली को मोड़ा और तीसरी चंद्रकला फेंकी। ये दोनों हमले इतने सहजता से जुड़े थे जैसे बहता पानी। ये एक निर्बाध संयोजन था। 2 चंद्रकलाएं तेजी से एक के बाद एक उड़ी। हवा में दोनों चंद्रकलाओं के बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम थी। भीड़ की स्तब्ध नजरों के तहत दोनों चंद्रकलाएं सटीक रूप से घास के पुतले के गले पर लगीं। ये फांगझेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके दिल से एक बुरी आशंका उभर रही थी। अगले ही पल छात्र धीरे धीरे अपने मुंह खोलने लगे। उनके चेहरों पर आश्चर्य भरे भाव थे। उन्होंने देखा कि घास के पुतले का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुका, फिर ये गले से अलग होकर जमीन पर गिर गया। एक उछाल के साथ ये 2 से 3 मीटर दूर लुढ़क गया। फांग युआन ने पुतले का सिर काट दिया था। ये परिणाम मैदान पर मौजूद सभी की अपेक्षाओं से परे था।
ये किस्मत थी या कौशल? अकादमी एल्डर ने भौहें सिकोड़ी। ये संदेह बाकी छात्रों के दिलों में भी मंडरा रहा था। कुछ समय के लिए पूरा प्रशिक्षण मैदान सन्नाटे में डूब गया। ये कैसे हो सकता है? फांग झेंग ने बुदबुदाया। वो फांग युआन को अवाक देख रहा था। उसके दिल में उमड़े भाव तुरंत नीचे गिर गए, सबसे निचले बिंदु तक पहुंच गए। फांग युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसे भीड़ की नजरों का कोई एहसास ही न हो। खट खट। नीले आकाश और सफेद बादलों के नीचे मोर तोतों का एक समूह अचानक अपने पंख फड़फड़ाकर मध्य हवा में उड़ने लगा। वे अपनी शानदार लंबी और पतली मोर पूंछों को खींचते हुए हवा में चहकते हुए चंचलता से उड़ रहे थे। फांग युआन प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में खड़ा था, ऊपर देख रहा था। चमकदार सूरज की रोशनी में पक्षियों के रंग बिरंगे पंख और भी अधिक चमकदार और शानदार दिख रहे थे। उसका चेहरा उदासीन था, जैसे कि अभी अभी घास के पुतले का सिर काटने वाला वो नहीं था। आह, वसंत की रोशनी वाकई मनमोहक है, उसने अपने दिल में आह भरी। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।